हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। खबरों में हमें यही खबर अक्सर देखने को मिल रही है कि रूस और यूक्रेन विवाद लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है। उसके बाद रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया, उसके बाद लगातार कई तरह की खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। अभी कल एक नई खबर हमें सुनने को मिली जब रूस ने यूक्रेन या फिर अन्य देशों को इस तरह की चेतावनी दी कि यदि उस पर हमला किया जाता है तो वह न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल करेगा, और साथ ही उसने अपने न्यूक्लियर डेटरेंस से रिलेटेड जो फोर्सेस हैं उनको फ्रंट पर आकर काम करने के लिए कहा है और आदेश दिए हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है कुछ इसी पूरे ओवरऑल टॉपिक को कवर करेगा, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है और किसी भी देशों के बीच के विवाद ना कि एक दिन में समाप्त हो जाते हैं बल्कि लगातार चलते रहते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और उसमें इस तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह समझना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी पॉइंट परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्व को ध्यान में रखते हुए यदि कोई टर्मिनोलॉजी आती है या फिर उस तरह का कोई शब्द आता है, कोई संधि आती है, वह महत्वपूर्ण हो जाती है, उससे कोई सवाल बन सकता है, तो हम उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे और उन सभी को रिवाइज करते रहेंगे ताकि परीक्षा के दौरान यदि कोई सवाल बने तो हमें वो सभी बातें याद बनी रहें। तो जो आज का हमारा डिस्कशन है वह टॉपिक है आज का, क्या होंगे रूस की परमाणु प्रतिक्रिया के परिणाम। तो रूस ने जैसा कि परमाणु प्रतिक्रिया देने की बात कही है, न्यूक्लियर डेटरेंस की बात कही है, तो उसके क्या आने वाले समय में परिणाम हो सकते हैं। वर्तमान समय में जो अन्य देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, खासकर अमेरिका और अमेरिका के यूरोपीय देश जो सहयोगी देश हैं, उन्होंने इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी है। वे कौन से कारण थे जिस वजह से रूस ने ऐसी बात कही है, रूस को किन बातों से डर लग रहा है, या फिर रूस यदि हमला कर रहा है तो किस तरह की बातों को लेकर के वह चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में और पॉइंट देखते हैं। तो न्यूज़ की अभी हम बात करेंगे। न्यूज़ क्या आई है, वर्तमान सिचुएशन क्या है, किस तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, साथ ही न्यूक्लियर डेटरेंट और डेटरेंस जो दो शब्द हैं, क्या है ये शब्द, डेटरेंस क्या है, डेटरेंट किस तरह से उपयोग किया जाएगा, विश्व के पास इस वक्त परमाणु हथियारों की क्या स्थिति है, किस देश के पास कितने हथियार मौजूद हैं, भारत का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, क्या चैलेंजेस हैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विश्व के सामने और क्या समाधान किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। एक सवाल रहेगा जिसे आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर अभ्यास के रूप में लिखेंगे और अपने आंसर राइटिंग को मजबूत करेंगे। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से यह पूरा विषय जुड़ता है, उसमें भारत की भी अहम प्रतिक्रिया और रोल होगा क्योंकि भारत भी विश्व का ही हिस्सा है। न्यूज़ में दिया गया है, व्लादिमीर पुतिन पुट्स न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स ऑन हाई अलर्ट, व्हाट डज इट मीन एंड अ लुक एट रशियाज न्यूक्लियर आर्सेनल। तो क्या है यह पूरी घटनाक्रम, क्यों व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर फोर्सेस है उनको फ्रंट पर आने के लिए कहा है, किस तरीके से प्रतिक्रिया देने की बात कही है, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। तो रूस यूक्रेन संघर्ष और रूस का यूक्रेन पर हमला अभी चल ही रहा था कि इसके बीच में ऐसी बात आई, कल ऐसी बात निकल करके आई, रूस ने देश की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया। जो उनके सेना के प्रमुख हैं और जो न्यूक्लियर वेपन्स को उनकी जो आर्मी है या फिर जो फोर्सेस देखती हैं उनको उन्होंने हाई अलर्ट पर रखा है। यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया गया है न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस का। तो ऐसा नहीं है कि पुतिन जी ने यहाँ पर हमला करने का सीधे आदेश दे दिया है कि आप हमला कर दीजिए, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने किसी भी हमले के दौरान एक तरह से चेतावनी दी है कि यदि उन पर कोई हमला होता है तो उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स की टीम है उसको अलर्ट पर रख दिया है और वे किसी भी हमले की त्वरित या तुरंत जवाबी कार्रवाई या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो एक तरह से ये एक चेतावनी होती है उन देशों के लिए जो संभावित रूप से उस देश पर हमला कर सकते हैं या करने की कोई योजना बना रहे होंगे। तो एक तरह से यह पूरा मनोवैज्ञानिक रोल होता है यहाँ पर डेटरेंस पॉलिसी का। अभी हम आगे थोड़ी सी बात और करेंगे। इसका जो कारण बताया रूस ने वह यह बताया कि पश्चिमी देशों ने और खासकर नाटो के देशों ने कई तरह से विरोधी बयान रूस के खिलाफ दिए, जबकि रूस इस मामले को रूस और यूक्रेन के बीच में एक व्यक्तिगत मामले के रूप में देखता है। वहीं अन्य देश जैसे अमेरिका है, कनाडा है या फिर अन्य यूरोपीय देश हैं, नाटो के देश हैं जिसमें अमेरिका और उसके एलाइड जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं, तो वो इसको एक अन्य नज़र से देख रहे हैं। तो उनका जब विरोधी बयान रूस के खिलाफ आया तो रूस का ये कहना है कि जब अन्य देश हमारे खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ख़ास तौर से बात की गई है प्रतिबंधों पर, तो
इन देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उससे रूस की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू भी हो गया है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसे समय में रूस का यह बयान आना अपने आप में एक चेतावनी है कि उसके जो भी रूस जिन देशों को अपना दुश्मन मानता है वे किसी तरह से उसके खिलाफ अधिक प्रतिक्रिया ना दे और अधिक उसके विरोध में बात ना करें। तो प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उसमें प्रमुख रूप से आर्थिक प्रतिबंधों की बात की जा रही है और आर्थिक प्रतिबंध अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी देश को आर्थिक रूप से बाधित करने के लिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था को। ऐसा ही एक प्रतिबंध यहाँ पर स्विफ्ट के अंतर्गत लगाया गया है। स्विफ्ट का मतलब होता है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक तरह की प्रक्रिया है, एक तरह की संस्था है जिसके अंतर्गत विश्व के जो देश हैं आपस में उनकी जो बैंकिंग प्रणाली है वह जुड़ी रहती है और तेजी से वित्तीय लेन देन को किया जा सकता है वैश्विक स्तर पर। तो कई देशों के अंतर्गत यहाँ पर रूस के जो यह सिस्टम है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि रूस की जो पूरी व्यवस्था है, आर्थिक रूप से बैंकिंग प्रणाली है, वह यहाँ पर बाधित हो सके। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं जिन्होंने यूक्रेन में एक तरह से हथियारों की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। खासतौर से जर्मनी ने यूक्रेन में कई तरह के हथियार भेजे हैं, ये भी रूस के लिए एक चिंता का विषय है। और कई देशों ने रूस को उनके हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है, जैसे कनाडा ने ऐसा किया था, यूएस ने किया था और इसके साथ ही कई अन्य यूरोपीय देशों ने भी ऐसा किया है, जिसकी वजह से रूस को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक और जो हमें यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली वह था रूस की जो करेंसी है रूबल, उसमें भी डॉलर के मुकाबले लगभग 30% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट मानी गई है। तो ये सभी कारणों को रूस ने इंडिकेट किया है और कहा है यदि ऐसे ही प्रतिक्रिया अन्य देशों की तरफ से, खासकर अमेरिकी सहयोगियों की तरफ से दी जाती रही, तो रूस ने ऐसी बात कही है कि वह अब परमाणु हथियारों का उपयोग प्रतिक्रिया स्वरूप करेगा यदि उस पर और कोई हमला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर डेटरेंट की। तो डेटरेंस जो कि उसकी एक पॉलिसी है, एक सिद्धांत है, डेटरेंस का सिद्धांत यानी प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि एक तरीके से, अगर हम एक आसान से उदाहरण से समझे, हालांकि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं लेकिन अभी फिर से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं आपस में, उनके बीच में बहुत अच्छी बातचीत नहीं है, लड़ाई जैसा माहौल है, एक को डर है कि दूसरा व्यक्ति उस पर हमला कर सकता है, तो वह ऐसी बात कहेगा अगले व्यक्ति से कि देखो अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा मारूंगा, यानी अगले व्यक्ति को उससे कहीं ज़्यादा चोट पहुंचाने की बात कह करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की यह एक तरह से सिद्धांत है। यानी अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम आप पर उससे कहीं ज़्यादा हमला करेंगे। तो ऐसा एक सिद्धांत यहाँ देखने को मिलता है। तो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है न्यूक्लियर डेटरेंट, तो इसमें दरअसल एक तरह से परमाणु हथियारों के ही उपयोग की बात कही जा रही है कि अगर हम पर हमला होगा तो हम भी परमाणु हमला करेंगे और त्वरित जवाबी कार्रवाई करेंगे। यानी परमाणु हथियारों के उपयोग की चेतावनी देकर कोई देश किसी अन्य देश के द्वारा हमला करने की संभावना को कम करता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया अपनाई जानी शुरू की गई है, यह शीत युद्ध के दौर में हमें विकसित होती हुई दिखाई दी, जब कोल्ड वॉर के समय विश्व दो ध्रुवों में बटा था, एक खेमा अमेरिका की तरफ और दूसरा यूएसएसआर की तरफ। तब इसका उपयोग अमेरिका की तरफ से किया गया था पहली बार, और परमाणु आक्रमण को रोकने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया गया था, क्योंकि एक अनिश्चितता भरे माहौल में इस बात का बहुत ज़्यादा भय रहता है, एक संभावना बनी रहती है कि कौन सा देश किस समय किस पर हमला कर दे। ऐसे में ये चेतावनी एक तरह से कारगर साबित हुई। हमें शीत युद्ध के दौर में भी दिखा कि जहाँ पर ये बात कही गई कि यदि हम पर हमला होगा तो हम तुरंत उससे बड़ा हमला करेंगे, तो कोई भी देश ने हमला फिर नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और विश्व के पास इस वक्त जो परमाणु हथियार मौजूद हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि इस समय विश्व में यदि परमाणु हथियारों की बात आती है तो विश्व की स्थिति क्या है। देखिए, यूएस ने पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट जो किया था 1945 के समय में किया था। उसके बाद सोवियत संघ 1949 में अमेरिका के पीछे लगते हुए एक तरह से कहीं पीछे ना रह जाएं, और 1949 में उन्होंने भी इस तरह का परीक्षण किया। यूके ने किया 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चीन ने 1964 में इस तरह का परीक्षण किया। एक बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे कई देश जो इस तरह का परीक्षण कर रहे थे वे किसी दूसरे को संतुलित करने की उनकी बहुत ज़्यादा मंशा रही है, जैसे कि यूएसएसआर ने खास तौर से अमेरिका को संतुलित करने के लिए, उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी पीछे न छूट जाने के चलते सुपर पावर बने रहने के उद्देश्य से
इनका परीक्षण किया। चीन ने भी अमेरिका जैसे मजबूत देशों के खिलाफ शक्ति हासिल करने के लिए ऐसा किया। भारत ने भी ऐसा किया, लेकिन उसका कारण चीन और पाकिस्तान जैसे उसके पड़ोसी रहे। 1968 में एनपीटी को हस्ताक्षर करने के लिए खोला गया परमाणु अप्रसार संधि। हालांकि इसमें भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। और 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हम CTBT के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ओपन किया गया। ये कुछ प्रयास थे कि विश्व में जो परमाणु हथियारों की होड़ लग चुकी है, परमाणु शक्ति प्राप्त करने की जो स्थितियां बन रही हैं, उस पर कुछ रुकावट आए और सभी देश इन चीज़ों से पीछे हटे, और जिन्होंने इस तरह की शक्तियां हासिल कर ली हैं वो भी उस पर कुछ रोक लगाएं, यानी उनको और ना बढ़ाएं, उसको स्थिर करें। उत्तर कोरिया ने लेकिन जनवरी 2003 में NPT से हटने की घोषणा कर दी, और उसके बाद उन्होंने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और कई सारे हथियार अभी तक हासिल किए हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि अभी हम यूक्रेन का जिक्र कर रहे हैं, तो जब सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 के बाद, तब सोवियत संघ के अंतर्गत कई सारे परमाणु हथियार मौजूद थे। जो उसमें जो नवगठित राज्य बने उनमें उनका वितरण किया गया। तो कुछ राज्य थे जैसे बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन, उन्होंने परमाणु हथियारों को क्या किया कि एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस 1994 में आयोजित किया गया। उसमें लोगों ने उन हथियारों को वापस से रूस को सौंप दिया, जिसके बाद रूस को सौंपा भी गया और साथ ही उन लोगों ने NPT पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद से ये गैर परमाणु राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। यही एक अभी भी हमें एक वजह दिख रही है कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। हालांकि यूक्रेन को कुछ देशों की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि यदि आप पर कभी भी कोई हमला होता है तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और यही सब कुछ कारण थे कि वर्तमान समय में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जिन देशों ने सुरक्षा के वादे और दावे किए थे वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, और यूक्रेन आज ऐसी स्थिति में फंस गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय यूक्रेन तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का ज़खीरा रखने वाला देश बना हुआ था, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने इन हथियारों को वापस से रूस को सौंप दिया। ठीक है, अभी मैप में देखें कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि रूस और USA दो बड़े देश हैं जिनके पास अन्य देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। जैसे अमेरिका के पास 5550 और रूस के पास 6257 परमाणु हथियार हैं। हालांकि इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो ऑपरेशनल नहीं हैं, कुछ ऑपरेशनल हैं, कुछ अभी बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है यूके के पास 225 हैं, फ्रांस के पास 290, इजराइल के पास 90, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास कहा गया है 156 से 160, इसी तरह चीन के पास 350 और उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 लगभग परमाणु वॉरहेड्स और परमाणु हथियार मौजूद हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वह क्या कहता है। तो भारत ने अपने जो परमाणु परीक्षण हैं वे 1974 और 1998 के दौरान किए थे, जिसके बाद से भारत ने खुद को परमाणु हथियारों से संपन्न देश एक तरह से माना है। भारत की एक नीति है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की, यानी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की, और भारत इसी के आधार पर कहता है कि नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पर भारत टिका हुआ है। नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि भारत खुद से कभी किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि परमाणु हमला होता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा करारा जवाब देगा। और इसका जो उपयोग का अधिकार है वह निर्वाचित सरकार के पास होता है, भारत में चुनी हुई सरकार के पास, प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास, या फिर उसके बाद अन्य आगे। इसके अलावा भारत की एक और नीति ये कहती है कि गैर परमाणु हथियार वाले देशों पर भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह से भारत के संबंध बढ़ रहे हैं और बदल रहे हैं, तो भारत भी इस नीति में कुछ कुछ बदलाव करता जा रहा है और भारत की ये नीति इससे भी प्रभावित होती है। ठीक, अब बात करें चैलेंजेस क्या हैं इस पूरे सिनेरियो के सामने, इस पूरे परमाणु हथियारों की होड़ और उसकी दौड़, या फिर इस तरह की चेतावनियां जब आती हैं। तो रूस के कदम आक्रामक हैं और इनका कई देशों द्वारा विरोध भी किया गया है, आलोचना भी की गई है कि मतलब एक ऐसे समय में परमाणु हथियारों के उपयोग की या प्रतिरोध या डेटरेंस की बात करना अपने आप में सही नहीं है। ऐसे में विश्व में अशांति का माहौल बढ़ रहा है और लगातार बन रहा है। इसके अलावा
हमने अभी मैप में देखा कि परमाणु हथियार कुछ ही देशों के पास सिमटे हुए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। मतलब अगर उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो दोबारा से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं लगभग। इसके अलावा जो एनपीटी संधि साइन की गई थी उसकी भी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये एनपीटी संधि जिस उद्देश्य के लिए की गई थी वह अपने आप में कैसे पूरा होता दिख रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस 1945 के बाद से जिसका गठन किया गया था कि आने वाले समय में जो विश्व युद्ध हुए थे, 2 विश्व युद्ध, तो उसके बाद ऐसा कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, देशों के बीच में शांति बनी रहे। तो यूएन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक देश ने जब दूसरे पर हमला कर दिया तो यूएन ने कैसे उसको काउंटर किया, या यूएन इस समय क्या कर रहा है। इसके अलावा अनिश्चितता का माहौल भी हमारे सामने बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो कुछ जो छोटे कदम हो सकते हैं, आगे की राह में कुछ समाधान के उपाय हो सकते हैं, उन पर बात कर लें। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिसने जिस पर हमला किया है, यदि वही बातचीत की टेबल पर आ जाता है, उस पर कोई दबाव बनता है, तो समाधान एक निकल सकता है। यानी रूस को आक्रामकता कम करनी चाहिए, बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि दबाव इस वक्त रूस पर भी बन रहा है। रूस की ही जनता में कई सारे लोग इसके विरोध में सामने आए हैं। अन्य जो यूरोपीय देश हैं उनमें भी रूस के खिलाफ कई तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि रूस पर एक दबाव बन सकता है या बन रहा है, लेकिन कितना वह इस दबाव में आएगी सरकार। हालांकि डिक्टेटरशिप तो नहीं है, वहाँ पर भी राष्ट्रपति हैं, ऐसे में उन पर कितना दबाव बनता है यह देखने वाली बात होगी। डिप्लोमेसी का उपयोग करते रहना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी का उपयोग करते हुए आज एक और खबर आई थी कि बेलारूस के बॉर्डर पर फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में प्रतिनिधि मंडल की एक वार्ता होनी है, और वह वार्ता चल भी रही है। तो ऐसे में जब इसके अपडेट्स आएंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त हमारे पास जितने अपडेट्स हैं हमने वे आपसे शेयर किए हैं। तो अन्य देशों के द्वारा दबाव डाला जाना भी इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका यहाँ पर विशेष रोल हो सकता है। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें तो बहुत आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो मुद्दा चल रहा है उसमें अगर हम बात करें तो रूस ने जैसे यूक्रेन पर हमला किया, तो अगर प्रस्ताव आएगा रूस के खिलाफ, जैसा आया भी, तो रूस एक वीटो पावर वाला देश है। 5 ही सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे स्थायी मेंबर्स हैं, स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर दी हुई है। ऐसे में रूस ने उसको वीटो कर दिया, वह प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाया कि रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस काउंसिल पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि वे 5 देश जो इसके स्थायी सदस्य हैं वे विश्व के भी बहुत पावरफुल देश माने जाते हैं, ऐसे में यदि वे ही कोई गलत कार्य करेंगे, कोई ऐसी संधियों को तोड़ेंगे, तो उन पर क्या कार्रवाई की जा सकेगी और की भी जा सकेगी या नहीं। तो यहाँ पर एक बदलाव की बात की जा रही है। इसके अलावा नागरिकों के दबाव की भी बात हमने कर ली। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन। सवाल क्या बन सकता है वो देखते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष में रूस द्वारा परमाणु प्रतिक्रिया दिए जाने की बात कहना विश्व के समक्ष पुनः परमाणु चिंताओं को सामने लाता है। कथन का विश्लेषण कीजिए। आसान सा सवाल है। इसमें आपको बताना है कि जिस तरह से रूस ने डेटरेंस की बात कही है, ऐसे में खासतौर से एक ऐसे देश के खिलाफ जिसके पास इस वक्त परमाणु हथियार नहीं है, तो ऐसे में किस तरह से ये फिर से परमाणु हथियारों को लेकर के चिंता को खड़ा करता है। इस पूरे मुद्दे को आपको लिखते हुए इसका विश्लेषण करने का मतलब ही हुआ कि आपको इस मुद्दे को समझाते हुए इससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं उनको बताना है और एक समाधान का उपाय सुझाना है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। शुक्रिया।